आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री चैप्टर 11 क्लास 12 की हिस्ट्री है ये, और रिबेल्स एंड राज की हम बात करेंगे, मतलब 1857 के वॉर की। तो इसमें हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। 1857 आपको पता ही है कि ये एज अ रिवोल्ट शुरू हुआ था, लेकिन ये हर जगह फैल गया। देखिए, अगर आप ब्रिटिश अप्रोच पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के भी तरीके होते हैं। आप कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं? अगर आप ब्रिटिश अप्रोच पढ़ेंगे, मतलब जो ब्रिटिश में ब्रिटिशर ने कैसे वो देखते हैं, ब्रिटिशर को पता था कि ये ज्यादा चीजें फैलने देनी है नहीं, तो ब्रिटिशर इसको ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो सिपॉय म्यूटिनी थी, छोटा मोटा झड़प होती रहती है यार, सिपॉय म्यूटिनी थी। तो वो इसलिए बोलते थे ये, क्योंकि अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते वो, तो ब्रिटिशर में हल्ला हो जाता और भारत में भी हल्ला हो जाता। अरे वाह, हमने पहली क्रांति कर दी। तो इसीलिए दबाने के लिए वो कहते हैं छोटा मोटा। लेकिन जब आप इसको नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो हमने हिस्ट्री लिखी है, जो भारत ने, उसमें बताया ना ना ये तो फुल ऑन वॉर था। म्यूटिनीज बिगैन कैसे शुरू हुई? देखिए, बेसिकली इसके 3 रीजन थे: सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज। तो एक होता ही होता है, टोटल 4 रीजन थे। वैसे कभी भी याद रखिएगा, एक होता पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और चौथा इमीडिएट कॉज। तो ये चारों रीजन थे। सिपॉयज ने ये देखिए, जब भी किसी देश की मिलिट्री विद्रोह कर देगी, खेल खत्म। तो सिपाहियों ने भी यही किया। बहुत जगह हम देखते हैं कि इन्होंने आग लगा दी जो आर्मरी थी, वहां से सारे हथियार छीन के भाग गए। इन्होंने ट्रेजरी को प्लंडर किया, सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम सब खत्म। हिंदू, उर्दू, पर्शियन ही अब शहरों में पढ़ाई जाएगी। हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए बोला। लखनऊ, कानपुर, बरेली, नॉर्थ में ये ज्यादा था। नॉर्थ में यही प्रॉब्लम थी, पूरे देश ने इसमें पार्ट नहीं लिया था। मनी लेंडर्स, रिच, सब दे वर ऑल बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबेल रैथ। जो जमींदार थे, जो अमीर थे, उनको भी ये जो रिबेल्स थे, इनका गुस्सा झेलना पड़ा, क्योंकि पेजेंट्स के लिए बहुत ऑपरेसिव थे। दे वर एलाइज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो इनको बोलते थे वही ये करते थे। अभी हम बात करेंगे एक एक चीज की। तो मई जून में तो ब्रिटिश के पास कोई वो सन्नाटे में आगे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यहां पे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला है कि कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। खत्म हो गया ब्रिटिश, जैसे ताश के पत्ते नहीं गिरते, महल बनाते, एक के बाद एक पत्ता गिरा, सब गिरा, ऐसे। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? देखिए, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन शानदार था। यह सिपाहियों ने शुरू किया और प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, यह करना है, यह करना है। कैप्टन हिरसी जो थे अवध मिलिट्री पुलिस के, दे हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय द इंडियन सबऑर्डिनेट्स। 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी, दे वर ऑल्सो स्टेशन इन द सेम प्लेस। ऐसा था। अब हिसाब किताब यह था कि जिन ब्रिटिशर को प्रोटेक्शन दी जा रही थी, वही मिलिट्री ने विद्रोह किया। कई बार ऐसा हुआ, जैसे कैप्टन हिरसी को ही बोला अवध मिलिट्री पुलिस ने, खत्म कर देते इसको, मार दो इसे, या फिर इसको बंदी बना लेते। हालांकि मिलिट्री पुलिस ने यह नहीं किया और बोला कि मैटर को सेटल करेंगे पंचायत से। अब पंचायत में कौन थे? नेटिव ऑफिसर्स फ्रॉम ईच रेजिमेंट। कि कुछ डिसीजन जो थे वो कलेक्टिवली लिए जाते थे। बट यस, सिपॉयज दे लिव्ड इन द लाइंस। ये जो सोल्जर्स थे, इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल कॉमन थी। बहुत लोग सेम कास्ट से आते थे, ठीक है। अब ये शुरू कैसे हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का मेन कारण था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस क्या थी कि ये एक तरीके की बुलेट थी, जिसका पीछे का जो हिस्सा था, पीछे का, वो उसमें ग्रीस लगी हुई थी। अब ये खबर फैल गई कि ये जो ग्रीस है, ये सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई है। अब जब ये सोल्जर्स को मालूम पड़ा, तो सुअर मुस्लिमों के लिए निषेध और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। नई राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल, उसमें ये कार्ट्रिज डाली जाती थी। ये इमीडिएट कॉज था।
मंगल पांडे ने विद्रोह किया, मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। जैसे ही फांसी पे लटकाया तुरंत मेरठ से यह रिबेलियन शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इतना ही था? नहीं, सोशल कॉज इसका क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी की उल्टी सीधी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, देखिए लॉर्ड डलहौजी पॉलिटिकल कॉज, अच्छा ये तो पॉलिटिकल कॉज में आ जाएगा, पहले सोशल कॉज आप समझ लीजिए। सोशल कॉज में क्या था ना कि ब्रिटिशर जो थी वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप करती थी। सती का प्रोहिबिशन, विडो रिमैरिज एक्ट, लोगों को लगा कि हमारे इतने समय से कल्चर चला आ रहा है, ब्रिटिश क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। फिर कुछ ऐसे एक्ट थे जिसमें सोल्जर्स को, भारतीय सोल्जर्स को, अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश बाहर वॉर लड़ रही है, अफ्रीका में वॉर लड़ रही है, तो ब्रिटिश को, जो भारत के सोल्जर्स है, भारत के सिपाही हैं, उनको ब्रिटिश का साथ देना पड़ेगा। ये उस समय जो अपर कास्ट थे उनके लिए बड़ा निषेध था कि यार अगर समझिए कि अगर कोई 7 समंदर पार जाता तो उसको आउटकास्ट कर देते थे। तो एक तो सोशल कॉज था, दूसरा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। मतलब लैंड बर्बाद कहने की बात यह है कि जो यहां पे 3 सिस्टम लाए थे भाई, जमीन पे ही तो खेती होगी ना, और ये इस पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूं। तो इसमें 3 सिस्टम थे, रेयतवाड़ी, महालवाड़ी, मतलब रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। ये तीनों ही फेल हुए, ये तीनों ही। रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, पेजेंट्स दे नहीं पाते थे, मूड खराब हो गया, तो इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गई। आप समझिए कि इतनी बुरी हालत थी, कई जगह तो पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म शब्द आता है, मतलब यही जो पेजेंट्स थे इनके पास काम धंधा था नहीं, सब बर्बाद हो गया, तो यही जाके आर्मी में शामिल हो गए, पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। तो बदला तो वो था ही। उसके बाद इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत गंदी थी। भारत जो इंडिया था वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था, हायर पोजीशन यहां पे ब्रिटिशर को ही दी जाती थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया कि अगर मान लो कोई ऐसा रूलर है, कोई लीडर है जिसका नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब अगर कोई एडॉप्टेड सन है, तो वो अगर रूलर मरता है वो उसकी गद्दी नहीं ले सकता। जैसे मैं हूं, मेरा अगर बेटा है या बेटी है तभी वो ले सकता है, तभी अगर मैं मरूंगा मेरी प्रॉपर्टी उसकी। लेकिन अगर मैंने किसी को अडॉप्ट किया, मेरा नेचुरल एयर नहीं है, तो वो नहीं ले सकता। अब रानी ऑफ झांसी का कोई नेचुरल एयर नहीं था, मूड खराब हो गया। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, पूरे के पूरे 1856 में पूरे के पूरे अवध को इन्होंने एनेक्स कर लिया। सब्सिडरी अलायंस के अंदर यह था कि आप हमको पैसे दो और बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा ब्रिटिश बोलता था उस समय राजा महाराजाओं को। लेकिन 1856 में जब वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के राजा थे। अब वाजिद अली शाह जो थे वो बड़े जबरदस्त राजा थे, वो काफी ज्यादा, हम ये देखते हैं कि पोएटिक थे, वो शेरो शायरी करते थे, पेंटिंग में उनको बड़ा शौक था पेंटिंग का, और उसके बाद वो लोगों को बड़ा प्रमोट करते थे, आर्टिस्टिक थे थोड़े से। तो ब्रिटिशर को ये लगा कि यार ये क्या है, राजा यहां पे गाना गा रहा है, राजा यहां पे कव्वाली गा रहा है, यहां पे पेंटिंग कर रहा है, तो ये राजा ऐसा होता ही नहीं है, ये इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है। ये बहाना देके पूरे के पूरे अवध को अनेक्स कर लिया। अब समझिए कि यहां पे इतना ज्यादा प्यार करते थे जो अवध की जनता थी अपने राजा से, वाजिद अली शाह से, कि आधी से ज्यादा जनता 75% ने हथियार उठा लिए कि हम अपने राजा के लिए वॉर लड़ेंगे। ये कुछ, और उसके बाद फिर इमीडिएट कॉज तो आपका हम ये देखते हैं कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस था ही, ये कॉज थे। 10 मई को रिवोल्ट शुरू हुआ। अब लीडर्स एंड फॉलोअर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरठ से ये रिवोल्ट शुरू हुआ और दिल्ली गए। बहादुर शाह जफर उस समय लास्ट मुगल एम्परर थे, और उनसे बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि अरे सर हमारे लीडर आपको बनना पड़ेगा। अब बहादुर शाह जफर उस समय 60 साल के इंसान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, क्या हमारे पास कोई चारा ही नहीं जब इतने लोग आ गए हैं। ऐसे ही कानपुर में नाना साहेब के पास गया। पेशवाओं की हालत बहुत बुरी। देखिए 1817 में 3rd एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ। मराठा क्या करते थे, ये जो ब्रिटिशर थे क्या करते थे, पहले युद्ध लड़ते थे, फिर ट्रीटी साइन करते थे, फिर युद्ध लड़ते थे, फिर ट्रीटी। जितने भी वॉर हुए हैं वो 2-3 हुए हैं, आप समझ रहे हैं, मिनिमम तो 2 हुए ही हुए हैं। तो भारत में उस समय 4 सबसे बड़ी ताकत थी। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहला बंगाल को हरा दिया, फिर नॉर्थ इंडिया को हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में।
उसके बाद मराठाओं को 1817 में हरा के भेज दिया कानपुर कि कानपुर के बिठूर में रहो तुम, जो पेशवा है वो बिठूर में ही रहे, इतनी पेंशन तुमको मिलेगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती करके, बड़े बेआबरू होकर। तो वो गुस्सा तो था ही, सिखों को भी हरा दिया, और सबसे बड़ी बात टीपू सुल्तान को जब हराया तो साउथ का भी रास्ता खुल गया। ये 4 बड़ी पावर्स थी जिसमें हमें देखते कि ब्रिटिशर ने हराया। अब नाना साहेब जो थे वो पेशवा बाजीराव के सक्सेसर थे, लेकिन ही वॉज द अडॉप्टेड सन। अब वही है कि इनको लीडर चुन ही नहीं सकते थे, आप मतलब ये गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे, तो सिपाही इनके पास भी गए। कानपुर में नाना साहेब आए। रानी ऑफ झांसी, अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मारी रानी ऑफ झांसी ने बोला इसी की तैसी कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो रानी ऑफ झांसी बनी, एक और लीडर बनी। कुंवर सिंह जो बिहार में थे लोकल जमींदार, वो यहां पे लीडर बने। अवध में अगेन नवाब वाजिद अली शाह ये थे, ठीक है। उसके बाद ये सब, और हर जगह मैसेज पहुंच गया, नॉर्थ में तो हर जगह। देखिए रिबेलियन का जो मैसेज था कि उस समय व्हाट्सएप था नहीं, न्यूज वाले थे नहीं, तो ये जो विद्रोह का मैसेज था ये आम लोग जो है वो फैला रहे थे कि अरे रुको विद्रोह हो गया, आ जाओ, जल्दी आओ। और धार्मिक लोग भी, अब हिंदू मुस्लिम यूनाइट, लोकल लीडर्स पेजेंट से बोल रहे थे, जमींदार ट्राइबल से बोल रहे थे कि रिवोल्ट करो, तो विलेजेस गांव वाले भी रिवोल्ट करने में लग गए। उत्तर प्रदेश में गनु ट्राइबल कल्टीवेटर, सिंह भूमि, छोटा नागपुर में सिंह भूम, ये सब कोल ट्राइबल, यहां पे ट्राइब्स भी यहां पे इस विद्रोह में शामिल हो गई। र्यूमर्स और प्रोफेसीज क्या हैं? जनवरी 1857 आते 3rd वीक ऑफ जनवरी में लो कास्ट खलासी जो काम करते थे मैगजीन दमदम में, उन्होंने यही बोला कि आप ब्राह्मण सिपाही को बोला कि आप जो है वो वाटर पी लो आप मेरे लोटे से। सिपाही ने रिफ्यूज कर दिया कि लोअर कास्ट जो थे वो मेरे लोटे को अपवित्र कर देंगे। मतलब यहां पे खलासी आया और खलासी ने ये बोला, ब्राह्मण वहां पे सिपाही काम कर रहा था, ब्राह्मण जो सोल्जर है वो काम कर रहा था, और खलासी ने बोला कि यार हमको थोड़ा सा पानी दोगे? तो ब्राह्मण ने बोला ना, हमारा लोटा पवित्र हो जाएगा। तो खलासी ने बोला कि बहुत जल्द तुम अपनी कास्ट को खो दोगे और तुमको यू हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस जो कि काऊ और पिग से बनी होगी। अब ये एक र्यूमर थी डेफिनेटली, लेकिन ये र्यूमर जो है वो फैलने लगी, अरे प्रोफेसी हुई है, ये भविष्यवाणी हुई है। और उसके बाद एनफील्ड राइफल्स आ गई, और एनफील्ड राइफल्स में ये र्यूमर थी कि भैया ये जो इसमें बुलेट है इट इज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ पिग्स एंड काउस। दिमाग खराब हो गया, बाप रे बाप, अब क्या करें? अब ये जो रिस्पॉन्स था, ये जो रीइंफोर्समेंट था ब्रिटिश मतलब ये इंडियन सिपाही का, बहुत तेजी से हुआ। बहुत जल्द ये रिपोर्ट्स आने लगी कि नॉर्थ इंडिया में चपातीस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रोटियों को विलेज टू विलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक आदमी आता है रात में और वो जो विलेज का वॉचमैन होता है उसको रोटियां देता है और वो बोलता है 5 और बनाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो अगले विलेज को, अगले गांव को। मतलब क्या था, पर्पस क्या था, पता नहीं, लेकिन यही था कि अरे कोई एक ऐसा इंसान आया है, पता नहीं कौन आया, लेकिन ऐसा इंसान आया है जो हमको रोटी दे रहा है। वक्त आ गया है कि अब अपनी रोटी खुद बनाए। लोग खड़े हो गए। उसके बाद राजा, सोशल रिलीजियस कस्टम, रेवेन्यू पेमेंट, लैंड होल्डिंग्स, इसको भी खत्म करना है। अब ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार काम कर रही हैं, आ जाओ क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। ये सारी चीजें ना, इसमें ये र्यूमर्स और तेजी से फैली। कुल मिला के आप कह सकते हैं लोग परेशान हो गए थे, लोगों का दिमाग उड़ गया था। इतनी ऑप्रेसिव पॉलिसी थी कि बस एक चिंगारी की जरूरत थी। ऊपर से फिर ये रिवोल्ट, अवध, वही सब्सिडरी अलायंस 1801 में इट हैज बीन इंपोज्ड ऑन अवध। अब वही था कि आप एक काम करो, नवाब को यही बोला था कि आप अपनी मिलिट्री छोड़ दो और हम आपको हमारी मिलिट्री देंगे, हमारे ट्रूप्स आपके किंगडम में, आपके साम्राज्य में रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है, हम आपको सब देंगे, बदले में आप हमको पैसा देते रहो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पे ब्रिटिशर अपना एडमिनिस्ट्रेटर रख देते थे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो काम होता था, राज्य का काम होता था, उसमें हस्तक्षेप करता था। आर्म्ड फोर्सेस थी नहीं, तो नवाब अब काफी ज्यादा डिपेंडेंट था ब्रिटिश पे कि लॉ एंड ऑर्डर यही बनाएंगे। नवाब अपना कंट्रोल नहीं दे सकता था। ब्रिटिश अब धीमे धीमे, ये इनकी चालाकी थी, सब्सिडरी अलायंस से उठा के इनका सब ले लेंगे।
अवध बहुत फर्टाइल था, इंडिगो, कॉटन। अब इंडिगो में तो आपको पता ही है, नील की मांग बहुत ज्यादा थी ब्रिटेन में, कॉटन की मांग ब्रिटेन में बहुत ज्यादा थी, तो सारे के सारे नील उगाओ। इधर बंगाल से तो ब्रिटिशर को मार मार के भगा दिया, तो ये दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि अब नील की खेती कहां की जाए। अवध इनको मिल गया। अवध बढ़िया है, लेकिन अवध उस समय नवाब के पास तो था ही ना। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि अवध तो वो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी, और 5 साल बाद इसको अनेक्स कर लिया गया। कैसे अनेक्स कर लिया गया? वही 1856 में बोला, अरे ये राजा है, ये तो पोएट है, ये तो गाना गाता है, ये इनकॉम्पिटेंट है, ले लो पूरा का पूरा एरिया ले लो, खत्म। 1850 आते आते मराठा, पंजाब, बंगाल सब इन्होंने जीत लिया था। अवध में रिवोल्ट बहुत ज्यादा था। एनेक्सेशन जो हुआ, इसने नवाब को ही नहीं बल्कि सब खत्म कर दिया। देखिए, नवाब वाजिद अली शाह काफी ज्यादा, मैंने बताया ना कि यहां पे जो आर्टिस्टिक लोग थे, जो पोएट्स थे, जो सबको उन्होंने इंप्लॉयमेंट दिया हुआ था कि तुमको हम देंगे। जो तालुकदार थे वो बड़े खुश थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर आए सबसे इंप्लॉयमेंट छीन लिया। अब उनका रोजी रोटी चली गई, मूड खराब हो गया, सबने हथियार उठा लिए कि ऐसी की तैसी। अब ये जो तालुकदार थे, इनके जो फोर्ट्स थे, स्टेट्स थे, ये सब ब्रिटिशर ने ले लिए। ये तालुकदार बहुत समय से यहां पे रूल करते हुए आ रहे थे। तालुकदार के पास खुद की फोर्स अच्छा खासा इनको पास ऑटोनॉमी थी, लेकिन जैसे ही नवाब को डिस्पोज किया ब्रिटिशर ने, इनसे भी इनकी पावर छीन ली गई। तो वही है कि समरी सेटलमेंट 1856 की, ये तालुकदार जो हैं, इन्होंने लैंड को, जमीनों को फोर्स और फ्रॉड से लिया है, तो इनको हटा दो। तो आप समझिए कि जब नवाब थे, तालुकदार का जो लैंड था वो 67% था, अब ये आधा हो गया, 38% हो गया। ब्रिटिश को लगा कि हां, तालुकदार को हटाने के बाद हम यहां पे सेटल हो जाएंगे, हम यहां के ओनर्स हैं, और हम यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है पेजेंट्स का, उसको कम करेंगे और खूब रेवेन्यू देंगे। लेकिन हुआ ही नहीं, एक्चुअल में उल्टा हो गया। ये कोई इसमें खुश नहीं था, ना ही तालुकदार ना ही पेजेंट्स। तालुकदार का मतलब एक सोशल ऑर्डर था ना, वो खत्म। जैसे ही तालुकदार को हटाया, यहां पे जो यहां पे सोशल ऑर्डर था खत्म हो गया। क्योंकि भाई ये पेजेंट्स, तालुकदार, अब ऐसा थोड़ी ना सारे तालुकदार खराब, बहुत अच्छे भी थे। ऊपर से कोई गारंटी नहीं थी, क्रॉप फेलियर और ज्यादा, रेवेन्यू डिमांड, क्रॉप फेलियर भी होता था तब भी आप हमको पैसा दो। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि कोई फेस्टिवल है या कुछ गड़बड़ हुई, ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, तो तालुकदार से इनको पैसे देते थे लोन के फॉर्म में। लेकिन अब ब्रिटिशर ने सब देना बंद कर दिया। तो वही है, अवध तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा। और इसमें तालुकदार और पेजेंट्स दोनों ही, सब 80% अवध की जनता इसमें लड़ रही थी, क्योंकि सब देवर लॉयल टू नवाब ऑफ अवध। और बेगम हजरत महल को इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि वाइफ ऑफ अवध थी। ब्रिटिशर को मार मार के भगाएंगे, ऐसा। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जब ये पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स पता चली सिपाही को, तब सिपाही ने, जो सिपाही थे, उन्होंने बोला कि भाई इन पेजेंट्स को लेके आओ, इन पेजेंट्स को लेके आओ और इनको हम अपनी सेना में भर्ती करते हैं। ऑफिसर्स जो थे, ऑफिसर्स भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यहां पे मतलब जैसे जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, वो अपने आप को काफी सुपीरियर मानते थे कि हम बहुत बड़े हैं, तो इंडियन को बहुत गंदे तरीके से वो ट्रीट करते थे। देयर वाज रेशियल, बहुत प्रॉब्लम थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन भारत के जो सिपाही थे वो आते थे गांव से, और नॉर्थ इंडिया में भाई क्योंकि गांव से आ रहे हैं, ब्रिटिश में तुम्हारी अच्छी खासी पहचान है, एक क्लोज लिंक था। ज्यादातर उस समय बंगाल आर्मी के जो सिपाही थे वो अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आते थे। अब सबसे बड़ी बात यह थी, देवर ब्राह्मण्स, अपर क्लास। तो अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी बोला जाता था। अब इसमें बाद में ब्रिटिशर ने सीखा कि एक कास्ट के लोगों को साथ में नहीं रखेंगे, अलग अलग कर दो, क्योंकि जब एक कास्ट के लोग साथ में रहेंगे ना, तो ये हमेशा रिवोल्ट करेंगे, ऐसा। उसके बाद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस ने इनका दिमाग खराब कर दिया, और फिर जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तब और दिमाग खराब हो गया।
सिपॉय ने ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया, जो भी इनके सीनियर्स ऑर्डर्स देते थे खत्म। तो अब हमको एक यूनिटी चाहिए। 1857 में सारे के सारे लोग साथ में आए, हिंदू और मुस्लिम। इश्तिहार छपवाए गए और बोला कि बहुत जरूरी है कि हम सब साथ में रहें। प्रोक्लेमेशन इशू किया गया बहादुर शाह जफर की लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई छिड़ चुकी है। मोहम्मद और महावीर दोनों ही साथ में लड़ रहे हैं हमारे साथ, यस। और लड़ाई छिड़ चुकी है और आपको हमको ज्वाइन करना है। उस समय डिवीजन थे, क्योंकि भाई ब्रिटिशर ने तो सीधा डिवाइड एंड रूल ना, हिंदू मुस्लिम अलग। बरेली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1857 में ब्रिटिशर ने 50,000 मतलब रुपए यहां पे फूके थे ताकि हिंदुओं को इंसाइट किया जा सके अगेंस्ट मुस्लिम, लेकिन यह अटेम्प्ट फेल हो गया। यह था, रिबेल्स चाहते थे कि यूनिटी बने हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात जो विजन था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम और बाकी सब लोग जो भी आजादी चाहते हैं वो साथ में आए। और ब्रिटिशर ने सबसे पहले यही कोशिश की कि इनको यूनिटी को तोड़े, तो खूब पैसे भेजते थे ये कि यूनिटी को तोड़ो, लेकिन सब फेल हो चुका, कुछ फेल नहीं हुआ। मतलब सब फेल हो गया, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेशन, ब्रिटिश रूल का जो ये करते थे ना ब्रिटिश, बहुत ऑपरेसिव रूल था। बिना बात के किसी टेरिटरी को ले लिया, आलतू फालतू ट्रीटी, फालतू के लॉज, दिमाग खराब हो गया यहां पे। आम लोगों का ही नहीं बल्कि रूलर्स का भी दिमाग खराब हो गया। रेवेन्यू सेटलमेंट, कुछ नहीं होगा रेवेन्यू, हमको पैसा चाहिए बस। आर्टिजन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खराब कर दी, पूरी बर्बाद कर दी। कमर्शियल क्रॉप के लिए कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप का, इंडिगो चाहिए, कॉटन चाहिए, उसके लिए खेत के खेत इन्होंने बदल डाले। तो ये सारे जो प्रोक्लेमेशंस थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही परेशान करते रहे। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज गांव में जाती थी कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। अब हिंदू मुस्लिम दोनों को ही लगा कि ये हमारे अब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो र्यूमर्स अभी मैंने बताई थी ना और ज्यादा सर्कुलेट हुई। तो इसीलिए लोगों को बोला कि भैया आओ और ये जो ऑपरेशन है ना इसके खिलाफ लड़ते हैं। अल्टरनेटिव पावर, जैसे ही ब्रिटिश कोलैप्स हुआ, मतलब जब ब्रिटिश रूल जैसे ही कोलैप्स होगा तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर की अथॉरिटी आएगी, क्योंकि बेसिकली यहां से ही जो रिबेलियन है वो शुरू हुआ। लीडर्स वापस अपना कल्चर एस्टैब्लिश करेंगे, प्लान्स बनाए गए, लैंड रेवेन्यू कैसा होगा, पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये सब ऑर्डर्स इशू किए गए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स किए गए। मतलब अब प्लानिंग बन रही है, पूरी पूरी प्लानिंग हो रही है। और ऐसे साइड बाय साइड हम ब्रिटिशर से कैसे फाइट करेंगे, चेंज ऑन कमांड दिए गए, खूब सारे कमांड एक के बाद एक। तो रिबेल्स जो थे वो एकदम सेट थे और बहादुर शाह जफर की लीडरशिप थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था रिबेल ने जो स्टैब्लिश किया था, यही था कि डिमांड्स ऑफ वॉर को हमको मीट करना है। जो वॉर डिमांड करेगा, जो भी चीज हमको लगेगी ब्रिटिशर से फाइट करने में, वो पूरी होनी चाहिए। ज्यादातर ये स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर पाए। ब्रिटिशर ने फुल ऑन ऑनस्लॉट किया। हर जगह इन्होंने एक तरीके से, मतलब चाहे वो अवध हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झांसी हो, चाहे आरा हो, चाहे बरेली हो, खत्म कर दिया ऐसा। फिर उसके बाद ब्रिटिशर, अब वही है कि जब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ा तो ब्रिटिश ने एक के बाद एक लॉज पारित किए, एक के बाद। ट्रायल्स को सस्पेंड किया गया और रिबेलियन का अब एक ही पनिशमेंट है, डेथ, मार देंगे, खत्म। सीधा ब्रिटिशर ने बोला कि ऐसी की तैसी तुम रिबेल करोगे, अभी बताते हैं। तोप होती थी ना, तोप, उसके सामने सिपाहियों को बांध के उड़ा दिया जाता था। ट्रायल भी नहीं होगा तुम्हारा, तुमको सीधा मौत की सजा देंगे। पेड़ों से काट के पेड़ों से टांग दिया जाता था, बहुत भयानक। ब्रिटिश ने दो स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले कलकत्ता से ये तुरंत नॉर्थ इंडिया गए और फिर पंजाब से, पंजाब हालांकि पीसफुल रहा, लेकिन पंजाब से दिल्ली निकले। तो एक तो कलकत्ता से आर्मी भेजी नॉर्थ इंडिया में और एक पंजाब से भेजी दिल्ली को कंकर करो। तो जून 1857 में ब्रिटिश ने दिल्ली के लिए ये मुहिम छेड़ दी थी कि बस कुछ भी हो कि इसको कैप्चर करना, और फाइनली दिल्ली को कैप्चर किया गया। बहादुर शाह जफर को खत्म, मतलब उनको बर्मा भेज दिया। उनके दोनों बेटों को लटका दिया था, जो रूमी दरवाजा ना, जिसको खूनी दरवाजा भी बोला जाता था, वहां पे मार के लटका दिया था कि आज के बाद कोई भी रिबेल करेगा तो उसका यही हाल होगा। दोनों साइड लड़ाई कर रही थी, इधर रिबेल्स भी थे, इधर ब्रिटिशर भी थी। दोनों को ही हेवी लॉस झेलना पड़ा, है ना।
लेकिन दोस्तों यहां पे आप समझिए कि नाको चने चबवा दिए थे, ब्रिटिशर को नाको चने चबवा दिए थे हिंदुस्तान के रूलर्स ने, क्योंकि बड़ा मुश्किल था और बहुत टाइम, 1 साल लग गया। 1858 आते आते ये सारे पूरे रिबेलियन को क्रश किया गया। कैम्बेल, यहां पे जो नील कैम्बेल था, उन्होंने 2000 रिबेल को खत्म कर दिया गया 1857 में। आप समझिए ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये हड्डियां हैं, लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। और ये थी कि देख लो बेटा, देख लो, अगर करोगे हमारे साथ कुछ गड़बड़, ये हाल होगा तुम्हारा। अब उसके बाद फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ। तब ब्रिटिश को लगा अरे बाप रे, ये तो पूरी की ये एक म्यूटिनी नहीं है, ये एक वॉर है और इसको लोगों का सपोर्ट है। यहां पे समझिए 75% लोग अवध में तो लड़ रहे थे रिबेलियन में, दे वर इन्वॉल्वड इन रिबेलियन। क्या करें? तो ब्रिटिशर ने मिलिट्री पावर को बहुत भयानक तरीके से रूल किया। और यहां पे जो उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डर्स, पेजेंट्स, सबके सब साथ में आ गए, सबके सब। लेकिन वही है कि रिबेल लैंड होल्डर्स दे वर डिस्पोज्ड ऑफ। यहां पे ब्रिटिशर ने 2 पॉलिसी अपनाई कि देखो ऐसा है, ये आप इमेजेस देख सकते हैं आप, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो महारानी है ये ब्रिटिशर को मार रही हैं, ऐसे बंदूक चला रही हैं। यहां पे औरतों ने भी भाग लिया, भाई रानी ऑफ झांसी लड़ रही थी। तो ब्रिटिशर के 2 थे कि भाई जो हमको, उन्होंने 2 पॉलिसी अपनाई कि पहली बात तो जो हमको, जो रिबेल है, अगर जो लैंड ओनर है, अमीर है, अगर उसने हमको सपोर्ट नहीं किया तो हम उसको मारेंगे, जिसने हमको सपोर्ट किया उसको रिवॉर्ड देंगे। तो कुछ लोगों ने रिवॉर्ड दिया, कुछ लोगों ने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया और कुछ लोग अगेंस्ट में थे। जो अगेंस्ट में थे उनको खत्म किया। सेवियर्स को हमने सेवियर्स को सेलिब्रेट किया। बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो आई और आप समझिए कि इट वाज डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोनस बार्कर 1859। ब्रिटिश हीरो को इन्होंने कॉमरेड किया। वाह, रिबेल फोर्सेस ने लखनऊ को बिसीज कर लिया। हेनरी लॉयनर उस समय थे, दे वर अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर। वो फोर्सेस के साथ आए और ब्रिटिश गैरिसन को इन्होंने बचाया। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिशर को यह पता था 1858 आते आते सब खत्म हो चुका था। ये पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से इस रिबेलियन को वो रेप्रेस कर दिया कि ठीक है 1857 का रिबेलियन अब खत्म। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर को पता था कि अगर हमने सिंपैथी चला दी, मतलब अगर हमने यह बता दिया कि भारत में यहां पे जो लोग हैं वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने रिबेल किया, तो हो सकता है ब्रिटेन में प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने ऐसा बताना शुरू किया कि ये देखो, ये लोग विद्रोही थे, इन्होंने हमको मारने की कोशिश की और हमने इनको मार दिया। इन्होंने, हम तो डिफेंसिव थे, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने विद्रोह किया और फिर हमने रिटेलिएट किया। तो इसको पेंटिंग्स में दर्शाया गया, बड़े बड़े लेख लिखे गए। ऐसा यहां पे औरतों के खिलाफ कितनी ज्यादा हिंसा हुई है, बच्चों के खिलाफ कितनी ज्यादा हिंसा हुई है। देयर वर पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन कि हां रिवेंज लो। और यहां पे जो इनोसेंट वुमेन्स को मारा जा रहा है, हेल्पलेस चिल्ड्रंस को मारा जा रहा है, उनका क्या होगा? तो आर्टिस्ट ने ये शेप किया, ये सेंटिमेंट्स को शेप किया। ये देख सकते ना, इस तरीके की पेंटिंग छपती थी कि क्या बताएं, ब्रिटिशर औरतों को, बच्चों को बहुत मारा जा रहा है। तो अब ब्रिटिशर बदला ले, तो ब्रिटिशर को फिर इधर सपोर्ट पूरा का पूरा, और वो एकदम कि वाह, अब तो लोगों का भी सपोर्ट है, कुछ करना नहीं है, चलो मारना शुरू करते हैं। ऐसा रिबेल्स को शैतान दिखाया जाता था यहां पे। फिर वही है कि वेंजियंस एंड, ये देख सकते हैं ना कि ये देखिए, ये पेंटिंग आप देखिए कि यहां पे ये जो शेर है ये भारत है, ये देख सकते हैं, ये औरत को खा रहा है, और ये जो बब्बर शेर है ये है ब्रिटिशर, ये फिर इसको अटैक कर रहे हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे था कि क्या बताएं कि वो सब कुछ हम ही ने किया है, भारत नहीं किया है, और ब्रिटिश ऑनर को हमको बचाना है। इट वॉज as if justice demanded the challenge to British honor and power to be met ruthlessly। तुमने ब्रिटिश ऑनर को कैसे चैलेंज किया? खत्म कर देंगे तुमको, जड़ से मिटा देंगे। जनरल कैनिंग आए, उन्होंने फिर एक जेस्चर ऑफ लीनियंसी दिखाया। लॉर्ड कैनिंग आए ना, और उसके बाद फिर लॉयल्टी ऑफ सिपॉयज को उन्होंने जीता। लेकिन देयर इज नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। 1857 के बाद ये पता चल गया, ये आप देख सकते हो ना, ये लॉर्ड कैनिंग है और ये सिपॉय हैं। ये किस तरीके से हाथ रख रहे हैं, है ना, जो अपने गुस्से में है और अपने एक राइट हैंड में ये भाला पकड़े हुए, डैगर है ये, और आप देख सकते हो पूरा खून है, लेकिन तब भी
लॉर्ड कैनिंग इसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। इस तरीके की पिक्चर जो है वो सामने आती थी। ये देख सकते हो ना, परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, ये ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता था एकदम सेम टू सेम। अब आप ये समझो कि लॉर्ड जब 1857 खत्म हुआ तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन ऐसे, ये फांसी दी जाती थी, सबको साथ में फांसी दी जा रही है, तोप से उड़ाया जा रहा है ऐसे पब्लिकली। 12 रेबल को एक साथ फांसी दी गई थी। बहुत बुरा किया। अब आप ये समझिए कि ब्रिटिशर तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हमने अपने ऑनर के लिए लड़ाई की और ये तो सिपॉय म्यूटिनी थी। लेकिन फिर नेशनलिस्ट जब आए तब उन्होंने एक अलग चेहरा दिखाया कि ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। फिर आर्ट एंड लिटरेचर हमारा अलग था कि ये ब्रिटिशर ने हमारे साथ किया, उसने हमको इतना मारा, हमको लूट के ले गया, हमारे साथ उसने खिलवाड़ किया, हमारे लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, हमको बद से बदतर ट्रीट किया, उसने नीचा दिखाया है, इसलिए हमने विद्रोह किया है, हम इसलिए विद्रोह कर रहे हैं। तो हमारे पास पूरे राइट्स हैं भाई। ये तो जो पॉलिटिकल थिंकर है इंग्लैंड के ही, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, उन तक ने बोला है कि अगर जनता खुश नहीं है, बहुत उसके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो वो उसको उखाड़ के फेंक दे। तब ये बोला गया कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कहां भैया, किधर जा रहे हो? रानी ऑफ झांसी को हमने एक मस्कुलिन फिगर, ये देख सकते हैं, रानी ऑफ झांसी इस समय खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्र कुमारी चौहान की ये जो पोयम है, ये जो इमेजेस हैं, ब्रिटिशर ने अपने हिसाब से इमेज दिखाया, उसके बाद हमने जब दिखाया तब सब खुले के खुले रह गए। सबको वाह क्या बात है, नाना साहेब, तात्या तोप, इन सब की जो इमेजेस थी कि हमने धर्म के लिए, सही के लिए हथियार उठाए हैं और हम उठाते रहेंगे, और इसीलिए भारत को आजादी भी मिली। पता है आप, लॉर्ड कैनिंग फिर फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने, और उसके बाद फिर 1857 में ब्रिटिशर ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए। उनको पता था भैया बहुत दिक्कत हो गई है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटाओ, सब्सिडियरी अलायंस हटाओ, और अब कंपनी रूल खत्म किया गया। पूरा भारत अब ब्रिटिश राज के अंदर आ गया। मतलब अब फाइनली भारत ब्रिटिश की ऑफिशियल कॉलोनी हो गया। खुश रहे, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।